हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है। और ये जो कॉल बैक हेल है यही मेन प्रॉब्लम थी जिसके वजह से प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था और फेच एपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो कॉल बैक हेल की समस्या है ये एक्सएचआर को जब हम यूज़ करते हैं, जब हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को जब यूज़ करते हैं तभी ये वाली समस्या आती है। तो चलो देखते हैं ये कैसे होता है और किस सिचुएशन में ये कॉल बैक हेल क्रिएट होता है। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा ये एक्सएचआर का कोड लिखा है। यहाँ पे न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया है जो भी ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया है। अगर आपने पीछे की इन 2 वीडियोज नहीं देखी हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग इसके साथ काम करते हैं, तभी ये कॉल बैक हेल्प समझ में आएगा। ठीक है, तो और फिर उसके बाद मैंने इसका रिस्पॉन्स टाइप जेसॉन सेट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने एक इवेंट लिसनर लोड लगा दिया है, यानी कि जैसे हमारा डेटा आएगा ये इवेंट लिसनर पूरा कॉल हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है इतना वाला, और ये हमारा कंसोल लॉग हो जाएगा। फिर से एक्सएचआर जो था वो पूरा कंसोल लॉग हो जाएगा और उसके अंदर रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके अंदर डेटा रहेगा उस टाइम पर। और फिर हम उसके बाद एक्सएचआर डॉट ओपन कर रहे हैं और इस यूआरएल पे इस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और ये वो वाला यूआरएल है जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। इसमें हम लोग जो स्लीप इज इक्वल टू टाइम डालते हैं, इतने देर बाद रिस्पॉन्स आता है। अगर हमने यहाँ पे 4 डाल दिया है ना, तो 4 सेकंड बाद, मतलब 4000 मिली सेकेंड डाल दिया तो 4 सेकंड बाद इसका रिस्पॉन्स आएगा। और फिर रिक्वेस्ट को भेजने के लिए हमें सेंड करना होता है। ठीक है, अभी मान लो मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, अभी सेंड वाला नहीं कॉल किया, तो जब तक सेंड वाला नहीं कॉल करेंगे, सेंड एक्सएचआर डॉट सेंड जब तक नहीं करेंगे तब तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अगर हम अपने नेटवर्क टैब में आ जाएं और फेच और एक्सएचआर का फिल्टर लगा दें और रिलोड करें तो देखो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। जैसे हम यहाँ पे ये एक्सएचआर वाला डाल देंगे तो तुरंत ही ये देखो रिक्वेस्ट चली गई यहाँ पे और ये रिस्पॉन्स आ गया। एक बार मैं रिलोड करता हूँ, देखो अभी तक पेंडिंग है, ये 4 सेकंड तक पेंडिंग रहेगा, फिर रिस्पॉन्स जैसे 4 सेकंड बाद आएगा ये 200 हो जाएगा। तो ये हम चाहें तो हम इतना पूरा क्रिएट कर सकते हैं और सेंड जब हमारा मन करे तब करें। यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे कंसोल ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया है और मैं इधर अभी रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे इस कोड को लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे तुम देखना एक रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट ही कर लेते हैं। इधर मैं एंटर करूँगा और ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये मैंने भेजा है और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें दिख रही है, इधर हमें नहीं दिखी है। कुछ तो दिक्कत है, कोई फिल्टर तो सही लगा है, ये इधर रिक्वेस्ट नहीं दिखी। कोई बात नहीं, एक बार मैं देखता हूँ क्यों नहीं दिखी है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो मस्ट बी ओपन्ड। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ, मैं फिर से सेंड करता हूँ, तो ये देखो रिक्वेस्ट चली गई है। उस टाइम पे नहीं दिखा था, कुछ दिक्कत हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट चली गई है और ये क्या बोलते हैं, ये रिस्पॉन्स भी आ गया है, प्रीव्यू में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पूरा कोड लिखते हैं एक्सएचआर का, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। तो नॉर्मली इसको अलग से नहीं, जब जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तुरंत ही रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। और हम चाहें तो, मैं बस ये दिखा रहा था कि जब चाहें तब हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही भेज दें। तो अभी हम यहाँ पर इस एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है और हम जितना भी डिले चाहें उतना दे सकते हैं। तो अब इस एपीआई का नहीं यूज़ करते हैं, हम एक दूसरी एपीआई का यूज़ करेंगे। अगर आप गूगल पे आके सर्च करेंगे डमी एपीआई, ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो एक dummyjson.com ऐसा करके आ जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन कर लो और यहाँ पे रीड डॉक्स पे चले जाना है हम लोग को। तो वो यहाँ पे बहुत सारी एपीआई मिलेगी हमें, और सारी एपीआई का जो भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है ये फेच यूज़ करके दिया है। अभी हमने फेच ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है इन डिटेल, इन डेप्थ, बस हल्का सा ही कॉपी करके पेस्ट करके रन करा के हमने देख लिया था। लेकिन हम लोग एकदम अच्छे से प्रोमिसेस भी समझेंगे और उसके बाद फेच एपीआई को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसका यूज़ भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एपीआईज का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर अगर स्क्रॉल करेंगे साइड में तो ये यूज़र्स की एपीआई है, यानी कि यहाँ पर होगा, देखो गेट यूज़र्स, यहाँ पर है कई सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, यहाँ पर
है 1 मिनट गेट अ सिंगल यूज़र, ऐसा करके है। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा पेज रिलोड होके और स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें एक यूज़र को एक्सेस करना है, मतलब एक यूज़र के डेटा को फेच करना है, तो हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी, और ये एक गेट रिक्वेस्ट है। तो इसको अगर हम सीधा अपने यूआरएल में डाल के अगर भी इंटर करते हैं ऐसे, तो हमें ये एक यूज़र का पूरा डेटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमें मिल जाएगा एक यूज़र का। लेकिन अगर हमें सारे यूज़र्स चाहिए तो गेट ऑल यूज़र्स, यहाँ पे है गेट ऑल यूज़र्स। तो इसके लिए हमें जो यूआरएल है ये यूज़र्स कर देना है, शायद बस यहाँ पे चेंज करके यूज़र्स /1 नहीं, बस केवल यूज़र्स अगर हम कर देंगे तो ये सारे यूज़र्स का डेटा मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये सारे यूज़र्स का डेटा को यूज़र्स के डेटा को फेच करते हैं। मैं यहाँ से ये यूआरएल को चेंज कर देता हूँ। अब ये जो console.log हम XHR कर रहे हैं, इधर ये हमारा पूरा ये जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स पूरा एक यूज़र्स का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब सारे यूज़र्स का एरे, मतलब एक बार मैं रिस्पॉन्स को console.log करके दिखाता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर एक एरे भी रहेगा। मैं अगर यहाँ पे XHR.response करता हूँ तो ये देखो यूज़र्स टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल 100 यूज़र्स यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमें केवल 30 यूज़र्स मिले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 30 ही शायद देता है, 0 से लेकर 29 तक, यानी कि 30। और फिर हाँ, इसके अंदर एक यूज़र है, दो, मतलब यूज़र 1 यूज़र 2 सारे यूज़र्स हैं, और हर एक यूज़र की आईडी है, एक यूनिक आईडी है। अब यहाँ पे एक जो आईडी है ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, लेकिन रियल लाइफ में आईडी ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जो आईडी होती है वो बहुत ही बड़ा सा नंबर होता है, बहुत ही मतलब वो समझ नहीं आएगा, मतलब 15-16 डिजिट का बहुत ही मीनिंगलेस सा नंबर होता है, बहुत ही यूनिक सा नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए बस केवल 1 2 3 4 5 ऐसा करके नंबर दे दिए हैं यहाँ पे आईडी के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट यूज़र को चलो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिला है, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र्स का एरे है। तो हम पूरा ऑब्जेक्ट को console.log करवा रहे हैं। डॉट यूज़र्स अगर करेंगे response.users तो हमें एक एरे मिल जाएगा। ये देखो 30 एलिमेंट्स का एरे मिल गया है। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करेंगे, अगर 0 कर देंगे तो हमें फर्स्ट यूज़र मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार अगर हम देखेंगे तो एड्रेस है, एज है, बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्ड नंबर है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड। तो हम मान लो इसकी आईडी को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना होगा .id, तो हमें ये इसकी आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर तो 1 एक नंबर ही है बस, लेकिन जो रियल लाइफ में होता है वो बहुत ही यूनिक सा नंबर होता है, उसको हम गेस भी नहीं कर सकते हैं क्या होगा वो नंबर, बहुत ही एकदम यूनिक सा नंबर होता है। एक बार मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो UUID अगर सर्च करोगे, UUID एग्जाम्पल, ठीक है, तो कुछ इस तरह से नंबर होता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे ही कुछ नंबर होता है जो भी आईडी होता है यूज़र का। तो डेटाबेस से जब आता है तो ऐसे ही में आईडी मिलती है। तो हम इसकी आईडी को एक्सेस कर चुके हैं। अब इस यूज़र से रिलेटेड कई सारे पोस्ट भी हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो एक पोस्ट का सेक्शन है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पे गेट पोस्ट बाय यूज़र आईडी, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस यूज़र के द्वारा की गई जितनी भी पोस्ट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें इस यूज़र की आईडी को यहाँ पे डालना होगा। अब 5 डाल रहे हैं तो 5 वाले यूज़र की आईडी आ जाएगी। अगर 1 डालेंगे तो 1 यूज़र, ऐसा यूज़र जिसकी आईडी 1 है, उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो आ जाएंगे। उसने जो भी पोस्ट क्रिएट किए हैं वो सारे पोस्ट मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हमें ये पूरा यूज़र का डेटा मिल गया है इस इवेंट लिसनर के अंदर। अब हम चाहें तो एक नई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पोस्ट वाले के ऊपर। कहाँ पर? इस पोस्ट के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर, और यूज़र का आईडी यूज़ करके हम उस पोस्ट को फेच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक डुप्लीकेट होगा चीज़, ठीक है। हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट करेंगे XHR2, एक हमें दूसरी रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर हमें दूसरी रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें दोबारा से ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, XML HTTP रिक्वेस्ट, और फिर यहाँ पे हमें ये रिस्पॉन्स टाइप JSON सेट करना होगा। ये सेट कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इवेंट लिसनर लगाना होगा।
आप देख रहे हैं ये कोड डुप्लीकेशन हो रहा है, तो हम डुप्लीकेट नहीं करते हैं, इसको हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का इतना ज्यादा काम होता है कि इसको एक फंक्शन में डाल दिया जाता है। ए मेक HTTP रिक्वेस्ट नाम से एक फंक्शन के अंदर इस पूरे कोड को डाल देते हैं। चलो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ये पूरे कोड को रख देते हैं। फंक्शन मेक HTTP रिक्वेस्ट। तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर मैं पूरा कोड डाल दूंगा। अब जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं भी, इस पूरे इस जो URL है इस पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और ये हमें आईडी यूजर की मिल जाएगी जो कि सर्वर से आई है। ये एक नंबर कोई ऐसा ऐसा नंबर नहीं है, यूजर की आईडी वाला है। इसको तुम यूनिक आईडी समझो, इसको तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ऐसा समझो। हालांकि 1 2 3 है, सबको चाहो तो ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जो रियल लाइफ में रहेगा वो बहुत ही यूनिक सा रहेगा, तो हमें वहाँ से फेच करना ही पड़ेगा। तो ये हमें मिल गई। अब अगर हम इसको दोबारा से कॉल कर देंगे तो दोबारा से चीज़ ये रन हो जाएगी, 2 बार प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करें, मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो ये रियूजेबल कोड तो नहीं बना। हम बार बार मतलब कॉल कर रहे हैं, हालांकि उतना ज़्यादा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसको रियूजेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा URL है ये हम अलग अलग URL पे रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, और ये हमारी मेथड जो हमारा गेट मेथड है ये भी चेंज हो सकता है, कभी पोस्ट रिक्वेस्ट कभी डिलीट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो हम इन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर, कर देंगे मेथड और यहाँ पर कर देंगे URL, ये 2 चीज़ कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मेथड, ठीक है, और इधर कर देंगे URL। अब अगर हम यहाँ पे चल के देखेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि ये हमने कुछ यहाँ से पास ही नहीं किया है, हमने ना तो मेथड पास किया है ना तो URL पास किया है। तो चलो हम यहाँ से मेथड पास करते हैं, यहाँ से पास कर देंगे गेट मेथड और फिर URL क्या डाल देंगे, URL जो वहाँ पे था, अभी मैंने उसको शायद 1 मिनट Ctrl Z करता हूँ, कॉपी नहीं किया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे URL को पास कर देते हैं। URL मैंने पास कर दिया। तो अब क्या होगा, ये इतना कोड हमारा रियूजेबल बन गया है, रियूजेबल बन गया है, यानी कि हम अलग अलग URL पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये सही है। अगर हम केवल रिस्पॉन्स को ही कंसोल लॉक करें, आईडी को ना करें, तो ये रिस्पॉन्स है यूजर्स का, है ना, ये सारे यूजर्स का पूरा एरे आ रहा है, पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑल यूजर्स का। अगर हम इसके URL को चेंज कर देते हैं, मैं एक बार यहाँ पे users/1 कर देता हूँ, तो केवल एक यूज़र का डेटा आएगा, फर्स्ट यूज़र का, और फर्स्ट यूज़र का वही डेटा है जो यहाँ पे सारे एरे के अंदर था। यहाँ पे देखो टेरी नाम है इनका, तो वही एक यूज़र का डेटा हम बैकएंड से मंगा रहे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग URL पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा वो रियूजेबल बना लिया है, लेकिन अभी ये जो डेटा आ रहा है इस डेटा को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब हम बस कंसोल लॉक करवा रहे हैं और इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। मैं एक इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करूँगा, कॉल बैक, इसको नाम दे दूंगा कॉल बैक, और फिर यहाँ से एक फंक्शन को पास करूँगा, एक बस ऐसे ही फंक्शन को पास कर देता हूँ मैं, console log हाय। तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ से पास कर दिया है। मेक HTTP रिक्वेस्ट को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब यहाँ से मैंने एक कॉल बैक फंक्शन को पास कर दिया है। तो इस कॉल बैक फंक्शन जो भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है वो इसके अंदर चला जाएगा। जब हम कॉल करेंगे तो कॉल बैक की वैल्यू ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। एक बार मैं इधर डिबगर लगा के भी दिखा देता हूँ। मैं इधर लगाता हूँ डिबगर, तो हमारे डिबगर के अंदर रुक जाएगा। और अगर हम इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर कॉल बैक पे हवर करोगे तो वही पूरा फंक्शन है, कॉल बैक की वैल्यू हो गई जो फंक्शन ने यहाँ से पास किया है। तो अब हम इस फंक्शन को, ये कॉल बैक है यानी कि मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये कॉल बैक जो है एक फंक्शन है, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं कहीं भी, जब भी हम चाहें तब कॉल कर सकते हैं, और हम चाहें जब डेटा आ गया तब भी कॉल कर सकते हैं। तो डेटा आने के बाद हम इसको कॉल कर सकते हैं। मैं डिबगर हटा देता हूँ, एक बार हटा दिया मैंने और रिलोड करता हूँ, तो ये देखो हाई वाला हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। और हम चाहें तो यहाँ से ये पूरा डेटा भी पास कर सकते हैं, क्या दिक्कत है,
है ना। हम इसके अंदर कुछ भी पास भी कर सकते हैं। तो मैं अब कंसोल लॉग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पास कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं पास तो कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर डाल देता हूँ डेटा, और फिर मैं इस डेटा को कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे। ये डेटा मैंने कर दिया। तो अब देखो ये मस्त काम कर रहा है, एकदम सही काम कर रहा है। और ये हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हम ये जो रिस्पॉन्स आया था बैकएंड से, सर्वर से, हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम मेथड बता सकते हैं, यूआरएल बता सकते हैं, और फिर हम एक फंक्शन दे सकते हैं। उस फंक्शन के अंदर ये हमारा पूरा फंक्शन ऑटोमेटिक डेटा पास कर देगा। जब भी डेटा आ जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब भी डेटा आएगा, जितने भी देर बाद आएगा, ये हमारा फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और इसके अंदर वो डेटा पास हो जाएगा जो डेटा आएगा। तो ये बहुत मस्त चीज़ है, बहुत ही सही चीज़ है। और हम एक काम कर सकते हैं, एक बार अपनी स्लो वाली एपीआई को करते हैं ट्राई। जो हमारी स्लो वाली एपीआई थी, मैं भूल गया उसका यूआरएल क्या है। एक बार मैं उसका देखता हूँ क्या है यूआरएल। मैं पुराने कोड में जाके देख लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, एक बार मैं यहीं से देख लेता हूँ। यहाँ पे एक टाइमलाइन का वो होता है। तो टाइमलाइन के अंदर क्या होता है, ये हमारे प्रीवियस वर्जन को दिखाता है, यानी कि पहले हमारा कोड कैसा था। तो मैं एक बार ऐसे अगर देखूँ, तो हमारा पहले कोड कुछ ऐसा था, मैंने कुछ लिखा था, बाद में मैं ट्रस्ट टेस्ट कर रहा था, ऐसा था। और यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, स्लो वाली एपीआई कहाँ गई, इधर कहीं भी दिख नहीं रही है मुझे। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है शायद। ये अगर यहाँ पे देखें, हाँ, तो ये है हमारी स्लो एपीआई का ये यूआरएल हमें मिल गया है यहाँ से। तो ये क्या है, ये सेव्ड फाइल, सेव्ड अनडू रीडू ऐसा कुछ करके है ना। तो ये हमारे फाइल का एक वर्जन मेंटेन करके रखता है कि तुमने अभी चेंज किया है, पहले कैसा था। तो यहाँ से जाके तुम पुरानी वर्जन को देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू गेट बैक डिलीटेड कोड, तो तुम्हें वही वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, और वो दूसरी वीडियो भी नहीं है कोई। तो तुम सर्च करके देखना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर मैं इसको इसके ऊपर एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखो ये वेट हो रहा है, मतलब हमने 4 सेकंड का टाइम दिया है, और ये 4 सेकंड बाद डेटा आया। और जैसे ही हमारा डेटा आया, इसने मेरा डेटा कॉल कर दिया। जो मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, इसने मेरे इस पूरे मेथड को कॉल कर दिया, जो कि कॉल बैक फंक्शन में पास किया था उसके अंदर, और उसके अंदर डेटा पास कर दिया है। अब इस डेटा को हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, इस डेटा का जैसे भी हम चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ये दूसरी एपीआई इसीलिए यूज़ करके दिखाई आपको, ये दिखाने के लिए कि ये हमारा वेट कर रहा है। ये जो हमारा मतलब मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है, ये अभी एक ऐसा मेथड बन चुका है कि जो वेट कर रहा है, और जब हमारा डेटा आ रहा है तब कॉल करता है। और ये ऐसे वेट नहीं करता है, बेसिकली हमने इस इवेंट लिसनर के अंदर इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही ये हमारा डेटा आता है, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाता है। ये पूरा मतलब क्या बोलते हैं, ये हमारा इवेंट लिसनर कॉल होता है, और इवेंट लिसनर जैसे ही कॉल होता है, ये हमारा इवेंट लिसनर के अंदर हमने ये अपना मेथड भी कॉल कर दिया, उसके अंदर डेटा पास कर दिया। तो हमारा मतलब पूरा एकदम से मस्त काम कर रहा है। तो ये इवेंट लिसनर के कारण ही ये वाला हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और कोई ज़्यादा जादू की बात नहीं है यहाँ पे। हमने इवेंट लिसनर लगाया, और इवेंट लिसनर के अंदर हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया है, जो कि हमने यहाँ से पास किया है। तो सही है, इस डेटा को हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बस केवल कंसोल लॉग कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें, तो एक बार मैं फिर से यूज़र वाले एपीआई को कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके, क्योंकि हमें उसके साथ काम करना है। हमें अलग अलग डेटा यूज़र से रिलेटेड को जो भी यूज़र से रिलेटेड डेटा है, अलग अलग डेटा, उसको हमें फेच करना है। तो अब ये 30 यूज़र्स का डेटा है, इसमें अगर हमें फर्स्ट यूज़र को एक्सेस करना है, तो अब हमें डेटा डॉट यूज़र्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो है ये पूरे इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक की मिली है, जो कि नाम है यूज़र्स। तो अगर हम डेटा डॉट यूज़र्स करेंगे, तो ये हमें एरे मिल जाएगा सारा। और फिर इसका अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और उसकी आईडी को एक्सेस करना होगा तो हमें डॉट आईडी करना होगा। तो ये हमें फर्स्ट यूज़र की आईडी मिल गई इस तरह से, तो हमें कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिल गई है। और यही एक सही तरीका होता है। इसी तरीके से कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी जाती है। एक फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, उसके अंदर हम डेटा को एक्सेप्ट करवाते हैं, ऐसा सेटअप कर देते हैं। तो इसको एक बार लिखना होता है, बाकी हम यूज़ कई बार कर सकते हैं। जितने भी रिक्वेस्ट भेजनी हो उतनी रिक्वेस्ट अलग अलग भेज सकते हैं।
तो अब यहाँ पर ये डेटा हमें मिल गया है, अच्छी बात है। तो ये क्या है, यूज़र की आईडी है ना, ये यूज़र की आईडी है, हमें आईडी मिल गई है। अब इसको तुम कंसिडर करो कि बहुत ही यूनिक आईडी है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक सा नंबर है। तो इसको हम यूज़ करके हम एक इस यूज़र से रिलेटेड पोस्ट को फेच करेंगे। तो यूज़र से रिलेटेड पोस्ट को फेच करने के लिए हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो ये सारी एक यूज़र से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं सब आ जाएंगी। तो सही है, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसके अंदर एक रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। एक मैं कंसोल लॉग लगा रहने देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ मेक HTTP रिक्वेस्ट और गेट टाइप की रिक्वेस्ट रहेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे यूआरएल जो है ये हो जाएगा। मैं इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल कर देता हूँ, मैं सिंगल कोट नहीं करता हूँ, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो यूज़र की आईडी है ये बार बार मतलब हर बार 1 नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ से फर्स्ट यूज़र को एक्सेस कर रहे हैं तो 1 रहेगी, नहीं तो ये जो भी है हम डेटा से एक्सेस करके जो भी हमारा डेटा आया है रिस्पॉन्स के थ्रू उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसका यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे। ये मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। ये सही से मतलब डेटा को फेच करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल बैक पास ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ कॉल बैक तभी कॉल करो, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉल बैक पास करना ज़रूरी है। अगर नहीं पास करेंगे तो हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हम बस इसके अंदर डेटा हमें आ जाएगा इवेंट लिस्टनर के अंदर, लेकिन हमें खुद नहीं मिल पाएगा वो डेटा, तो हम उसको नहीं लगाएंगे और ये एरर आने दो। तो ये एरर कैसे फिक्स होगी, हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन डेटा सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ डेटा। अब ये जो डेटा है ये इस एपीआई से यानी कि पोस्ट वाला डेटा है, जो सारी पोस्ट का डेटा है वो आएगा यहाँ पे। तो मैं इस आईडी को जो कंसोल लॉग कर रहा था मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और अब ये देखो ये पोस्ट का डेटा यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग बस केवल डेटा करेंगे इधर, तो ये सारे यूजर्स का डेटा, ऑल यूजर्स का डेटा, तो ये देखोगे अगर तो पहले यूजर्स का डेटा आ जाता है, उसके बाद पोस्ट का डेटा आता है। ये देखो, क्योंकि हमारा जो पोस्ट फेच करने का जो तरीका है या जो भी पोस्ट जब भी हम फेच करते हैं वो डिपेंड करता है यूजर्स की आईडी आ जाए। तो यूजर्स की आईडी कब आती है, जब ये हमारी फर्स्ट एपीआई कॉल कंप्लीट होती है। जैसे ही हमारी फर्स्ट एपीआई कॉल कंप्लीट होगी हमारा ये फंक्शन रन होगा, तो इस फंक्शन के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक दूसरी एपीआई कॉल मारेंगे, तो यानी कि फर्स्ट एपीआई कॉल एकदम स्टार्टिंग में ही हो गई थी, लेकिन दूसरी एपीआई कॉल तब स्टार्ट होगी जब हमारा एक डेटा आ चुका होगा, है ना। तो ये जब हमारा फर्स्ट डेटा आ चुका होता है तब हम ये दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यहाँ पे हम यूजर की आईडी दे रहे हैं, डायनेमिकली दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये चेंज कर देंगे तो हम जैसे हम यहाँ पे चेंज करके यूजर 10 को भी ले सकते हैं, टोटल 30 यूजर्स मिल रहे हैं तो हम 29 तक यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये 10 वाले यूजर का पोस्ट फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये मैं एक बार रिलोड करता हूँ, तो पहले यूजर्स आ गया, पोस्ट बाद में आया। पोस्ट बाद में इसीलिए आए हैं क्योंकि यूजर्स का पहले आईडी आनी जरूरी है, तभी हम दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बिना फर्स्ट रिक्वेस्ट आए हम दूसरी रिक्वेस्ट को नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी पोस्ट आ गई हैं एक यूजर से रिलेटेड। यहाँ पे एक ही पोस्ट है, जो यूजर नंबर 10 है उसने केवल एक ही पोस्ट की है। अगर यहाँ पे ओपन करोगे तो ये देखो ये यूजर आईडी 11 है। यूजर आईडी 11 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 डाल दिया है, तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 10 तक यूजर की आईडी 11 होगी। तो यहाँ पे यूजर की आईडी हमें मिल रही है कि किस यूजर ने इस पोस्ट को क्रिएट किया था, तो सही है। यहाँ पे यूजर आईडी हम अलग अलग चेंज कर देंगे और हमें ये अलग अलग यूजर का पोस्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो 5 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें सारे यूजर्स की पोस्ट चाहिए तो तुम चाहो तो लूप लगा के भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हम अभी के लिए मान के चलते हैं केवल हम फर्स्ट यूजर का डेटा एक्सेस करेंगे, तो ये आ जाएगा। अगर हम नेटवर्क टैब में जाके देखें तो भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार, और एक बार मैं इसको क्लियर करूँगा तो देखो एक जो रिक्वेस्ट है वो पहले जाएगी और दूसरी रिक्वेस्ट बाद में जाएगी। मैं रिलोड करता हूँ, तुम ध्यान से देखना, 1 मिनट। ये मैंने रिलोड कर दिया है और कोई भी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। ऐसा क्यों है, ये मुझे दिखना चाहिए, क्यों है ऐसा,
डेटा तो आ गया होगा और सब कुछ चल रहा है। नेटवर्क में क्यों दिक्कत हो रही है, एक बार मैं ऑल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो भी नहीं दिख रहा है। ये कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ी है। एक बार मुझे नए टैब में इसको ओपन करना है, एक बार मैं देखता हूँ। कंट्रोल, एक मिनट, एक मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ इसको। कई बार हो जाता है हमें डेटा नहीं दिखता है कंसोल के अंदर। यहाँ पे मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो ये देखो सारी मैं एक बार फेच और XHR का फिल्टर अगर लगा दूँ और रिलोड करूँ फिर से, तो ये देखो ये यहाँ पे तुरंत ही मुझे दिख गया है, दोनों चीज़ें तुरंत दिख गई हैं, क्योंकि काफ़ी फास्ट हो सकता है। मतलब देखो एक बार मैं रिलोड करता हूँ और एक मिनट मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, तो ये देखो थोड़ी देर बाद आया, ठीक है। और कंट्रोल आर करने से कई बार तुरंत नहीं होता है, वो कैश कर लेता है डेटा को और वहीं से तुरंत ही भेज देता है। तो यहाँ पे अगर तुम राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आता है तो कंट्रोल शिफ्ट आर शॉर्टकट होता है ये हार्ड रिलोड का। तो अगर हार्ड रिलोड करेंगे तो हमें दिखेगा पहले यूजर्स फिर वन यानी कि फर्स्ट यूजर की पोस्ट को हम फेच कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर करूंगा तो देखो पहले यूजर्स पे रिक्वेस्ट जा रही है, फिर वन पे जा रही है। तो इस तरह से हम एक रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। जब तक फर्स्ट रिक्वेस्ट का डेटा नहीं आ जाता तब तक हम दूसरी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उससे रिस्पॉन्स जो आता है उसको यूज़ करके हम दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब ये हमें सारी पोस्ट मिल गई हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो कंसोल के अंदर 3 पोस्ट मिल रही होंगी, यहाँ पे 3 पोस्ट मिल गई है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, कहाँ गया हमारा ये जो भी API का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे अगर पोस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे कमेंट्स वाले सेक्शन में अगर जाते हो तो गेट कमेंट बाई पोस्ट एक होगा, ठीक है, गेट कमेंट्स बाई पोस्ट ID। यानी कि हम अब इस पोस्ट की जो भी 3 पोस्ट आ रही हैं उसमें से हम फर्स्ट पोस्ट की कमेंट को हम फेच कर सकते हैं। तो चलो हम फेच करते हैं। मैं ये एक बार क्लिक करता हूँ गेट कमेंट बाई पोस्ट ID, तो यहाँ पर हमें पोस्ट की ID पास करनी होगी। अब जो पोस्ट की ID वो भी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी रियल लाइफ में डेटा होगा वो ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4 5, और वो सेम भी नहीं होगा, बहुत ही एकदम रैंडम सा नंबर होगा, एकदम से क्रिप्टेड होगा, इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। तो हम इस URL को एक बार कॉपी कर लेते हैं और इस पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये जो ID रहेगी इसको हम डायनेमिकली वहाँ से लेंगे। जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, सारे पोस्ट का रिस्पॉन्स, तो मैं ये यूजर्स का कंसोल लॉग जो कर रहा था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यूजर्स की जो डिटेल्स आ रही थी उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसके अंदर एक पोस्ट वाली की है। एक बार यहाँ पे करता हूँ पोस्ट्स, और फिर पोस्ट जो है वो एक एरे है, जैसे यूजर्स का एक एरे था। अब इसके अंदर फर्स्ट पोस्ट को अगर एक्सेस करना है तो 0 कर देंगे, तो ये आ गया। और ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट चल रही हैं, 2 रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स एकदम से दिख रहा है हमें। और जो फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है उसको हम कंसोल लॉग ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है, उसको हम यूज़ करके हम एक दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हमें ये मिल गई है। और अगर हमें इसकी ID चाहिए तो हमें फर्स्ट पोस्ट की ID इस तरह से मिल जाएगी, तो ये है। तो ये हमें ID मिल गई है, इस पोस्ट की ID। अब अगर हम चाहें तो इस पोस्ट की ID, जो हमारी फर्स्ट पोस्ट है उसकी ID का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी कमेंट्स को हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मेक रिक्वेस्ट करेंगे, मेक HTTP रिक्वेस्ट, इसका टाइप होगा गेट, इसके अंदर गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जो URL मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर। और इस URL पे जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये रिस्पॉन्स जो भी देगा वो उस वाले पोस्ट का रिस्पॉन्स देगा, जो कि पोस्ट की ID है 5। तो हमें इस 5 वाले पोस्ट की ID नहीं फेच करनी है, मतलब 5 वाले पोस्ट का कमेंट नहीं फेच करना है, हमें फेच करना है डायनेमिकली, जो कि ID है हमारे यहाँ से मिली, ठीक है। यहाँ से जो सारे पोस्ट हैं उससे जो ID मिली है उसको फेच करना है, और फिर कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं डेटा, और फिर यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं डेटा को। ये हो गया। अब इस ID को जो कंसोल लॉग कर रहे थे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो
ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये रिस्पॉन्स और भी देर में आ रहा है, क्योंकि तीन तीन मतलब तीन तीन उस पे कॉल बैक्स पे तीन तीन रिक्वेस्ट पे डिपेंड हो रहा है। अगर हम अपने नेटवर्क टैब में आ जाएं और कंट्रोल शिफ्ट आर करें, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, तो भी ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, वही दिक्कत आ गई। ये कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है। एक बार मैं रिलोड कर रहा हूँ, कितनी भी बार रिक्वेस्ट तो जा रही है, सब कुछ कुछ भी दिख नहीं रहा है। अगर हम एक बार इसको ऑन कर देते हैं तो हाँ, शायद ये ऑफ हो गया था क्या, ये ऑफ, ये इसको हमें ऑन करना चाहिए। तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी, इसको हम ऑफ, गलती से ऑफ हो गया होगा। वैसे ऑफ तो नहीं होता है, लेकिन ऑफ हो गया था। एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो देखो एक एक रिक्वेस्ट जा रही है, एक एक करके दिख रही है ना। यूजर्स की सबसे पहले मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, यूजर्स 1 फिर 10। ठीक है, तो ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है, ये कमेंट्स वाली रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है, और ये यूजर्स वाली रिक्वेस्ट है। तो हम तीन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक के बाद एक, और सारी रिक्वेस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और अगर हम चाहें तो ये जो डेटा डेटा बार बार नाम लिख रहे हैं, हम इसका नाम चेंज करके हम यूज़र डेटा कर सकते हैं, या यूज़र्स डेटा ऐसा कुछ कर सकते हैं, और दूसरे में पोस्ट डेटा कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूज़र्स डेटा ऐसा कर सकते हैं, और फिर ये जो दूसरा वाला है इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं पोस्ट डेटा, और फिर इसका कमेंट्स डेटा नाम रख सकते हैं। ये मैंने नाम रख दिया अलग अलग, अभी सबका नाम रख दिया, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये जो फर्स्ट डेटा आ रहा था यूजर्स का डेटा है, तो यूजर्स डेटा डॉट यूजर, और फिर ये हो गया। तुम यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम हमने थोड़ा सा रेलेवेंट रख दिया है कि जो भी डेटा आ रहा है वो कर देते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो कमेंट्स डेटा हम कंसोल लॉक करवा रहे हैं, बाकी डेटा को नहीं करवा रहे हैं कंसोल लॉक। लेकिन अगर हम चाहें तो कंसोल लॉक करवा सकते हैं सारे डेटा को। हम यहाँ पे पोस्ट डेटा को कंसोल लॉक करवा सकते हैं, पोस्ट डेटा, और यहाँ पे यूजर्स डेटा। तो जैसे जैसे करके एक एक डेटा आता जाएगा, हमारा कंसोल में प्रिंट होता जाएगा यूजर्स डेटा। तो एक बार हम रिलोड अगर करेंगे तो ये देखो एक एक करके हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, फर्स्ट का यूज़ करके हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज दी, मतलब पोस्ट फेच करने के लिए, तो पोस्ट वाली आ गई। और फिर जब पोस्ट वाली आ गई तो हमने कमेंट्स फेच करने की रिक्वेस्ट भेज दी, और वो कमेंट आ गया। अब ये कमेंट हमें मिल गया है। अब कमेंट के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कई सारी कमेंट्स हैं जिसमें 3 कमेंट हैं, और यहाँ पे यूज़र भी है। ठीक है, एक सिंगल यूज़र है, यूज़र की आईडी है, किस यूज़र ने, हमारे पास टोटल 100 यूज़र्स थे ना, तो यूज़र नंबर 98 ने इस पोस्ट मतलब इस कमेंट को किया था। तो चलो हम इसके कमेंट को एक्सेस करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कमेंट, यहाँ पे कमेंट्स का एक एरे है, इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ ये, और मैं ये सारा कंसोल लॉग यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो ये कमेंट्स मैंने कंसोल लॉग कर दिया है, और इतने देर बाद देखो रिस्पॉन्स आया है। मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे, और ये रिस्पॉन्स अभी आया है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब 3 रिक्वेस्ट जा रही हैं एक के बाद एक, तब रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये देखो ये 3 यहाँ पे कमेंट्स हैं, 3 कमेंट्स हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फर्स्ट कमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कमेंट ऐसे में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट की पूरी डिटेल्स। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कमेंट, और उसकी आईडी है ये। और इसके अंदर अगर हम देखें तो एक यूज़र है, और यूज़र की भी आईडी है। तो हम चलो यूज़र की आईडी को एक्सेस करते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट यूज़र कर देंगे तो ये देखो यूज़र हो गया, यहाँ पे यूज़र हमें प्रिंट मिल गया है। और ये यूज़र ने, इसका मतलब ये है कि इस यूज़र ने इस कमेंट को किया था। अलग अलग यूज़र्स कमेंट कर सकते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर यूज़र ने कमेंट किया था। और इसकी आईडी अगर हम कंसोल लॉक करवाएं तो इसकी आईडी 98 है। अभी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नंबर नहीं रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही कठिन सा नंबर रहेगा, बहुत ही इनक्रिप्टेड नंबर रहेगा, जो कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कैसे होता है। तो हाँ, तो अब हम इस यूज़र की आईडी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो हम इस यूज़र की आईडी का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर यूज़र को फेच कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मेक HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें इस यूज़र से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखनी है
तो तुम इस यूज़र को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और गेट यूज़र बाई आईडी यहाँ पे होगा, यूज़र्स वाले इसमें गेट यूज़र बाई आईडी कहाँ गया, गेट अ सिंगल यूज़र ऐसा है। तो एक सिंगल यूज़र को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज देंगे और पीछे सबसे आईडी हो जाएगी यूज़र की। तो मैं एक बार इस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ और जो 1 है इसको मैं चेंज करके ये पूरे यूज़र की आईडी जो मैं इस कमेंट के अंदर जो भी यूज़र है, यानी कि इस कमेंट को किस यूज़र ने किया है वो यूज़र की आईडी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा यूज़र डेटा। ठीक है, एक सिंगल यूज़र का डेटा है यहाँ पे, मैं कंसोल लॉग कर दूंगा यहाँ पे यूज़र डेटा। ये हो गया। अब देखो, अब और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 4 रिक्वेस्ट हैं और इस यूज़र का नाम है लिम्पी। ठीक है, इस यूज़र ने इस कमेंट को किया था और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें मिल गई हैं। अगर हम नेटवर्क टैब में जाएंगे तो देखो रिक्वेस्ट एक के बाद एक करके ये देखो जा रही है सारी रिक्वेस्ट। एक का डेटा आ रहा है, उसका हम डेटा दूसरे में यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरे का डेटा तीसरे में यूज़ कर रहे हैं, तीसरे का डेटा चौथे में यूज़ कर रहे हैं। और यही है कॉल बैक हेल्प जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है देखो, एकदम से इधर ऐसे ट्रायंगल सा बनता जा रहा है। अगर तुम्हें और भी रिक्वेस्ट भेजनी होती तो एकदम से ऐसे बन जाता, ऐसे एकदम पिरामिड की तरह बन जाता है। अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कॉल बैक हेल्प क्या है, कॉल बैक हेल्प, अगर बस इतना सर्च कर लोगे और इमेजेस वाले सेक्शन में चले जाओगे तो ये देखो कलाकारी। ठीक है, ये कॉल बैक हेल्प, ये तो पूरा पोस्ट खुल गया है। यहाँ पे एक इमेज है, ये इस तरह से पूरा एकदम से ट्रायंगल सा बन गया है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे कोड में भी बन रहा है। ये देखो, ये पीछे ब्रैकेट ये है और इस तरह से ये देखो, ये एकदम, मैं सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ, अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। ये सेमी कॉलन मैंने लगा दिया, चलो ठीक है, तो एकदम ऐसे बन गया देखो। और इसमें कई सारी रिक्वेस्ट भेजी गई होंगी, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नेस्टेड हो गया। और रियल लाइफ में हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है, अब इतना 4-5 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है 4-5-6। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है कितना अंदर गया, और हमारा कोड जो है एकदम रीडेबल नहीं रह जाता, एकदम अंदर के अंदर ऐसे चला जाता है। देखो एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और ये ट्रायंगल है और हमारा कोड हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। हमारा जो कोड है वो आइडियली वर्टिकली ग्रो करना चाहिए। हम वर्टिकली ग्रो करने का मतलब होता है नीचे आए, एक के बाद एक चीज़ें नीचे आए, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं, जैसे बढ़ते बढ़ते ये एकदम दूसरे लाइन में चला जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है ये जो कुआं है, ये देखो, ये इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा कि एकदम से पूरा बाहर ही चला जाएगा हमारी स्क्रीन से। ये तो मैं सिंगल स्पेस यूज़ करता हूँ। अगर मैं एक बार कंट्रोल एस करता हूँ, शिफ्ट अल्ट एफ करता हूँ, फॉर्मेट हो जाएगा। और ये देखो इसने फॉर्मेट करके थोड़ा सा अलग कर दिया है, अलग यानी कि मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दिया इसने। मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो कुछ लोग ये जैसे यहाँ पे स्पेस है ना, तो ये टैब मैं 2 स्पेस यूज़ करता हूँ, कुछ लोग 4 स्पेस यूज़ करेंगे तो उनका और भी गहरा होता चला जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इसीलिए ये कॉल बैक हेल जो है ये बहुत दिक्कत करता था, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया प्रोमिसेस को। और प्रोमिसेस का यूज़ करके हम सेम काम करवा सकते हैं, लेकिन हमारा कोड जो है वर्टिकली ग्रो होगा। हम 4 रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक के ऊपर एक रिक्वेस्ट डिपेंडेंट होगी, हम एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारा कोड है वो वर्टिकली ग्रो होगा, एक के बाद एक ऐसे नीचे आता चला जाएगा। तो इसको अगर मैं अभी करके दिखा दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। फेच का यूज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। एक बार हम प्रोमिसेस पढ़ लेंगे, उसके बाद फेच भी पढ़ लेंगे, तब हम यही सेम कोड लिखेंगे और हम देखेंगे इस जो कॉल बैक हेल है इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमारा जो कोड है वो वर्टिकली ग्रो होगा। ठीक है, वर्टिकली मतलब एक के बाद एक ऐसे लाइन से, जैसे ये है ना, ऐसा कोड अच्छा माना जाता है। ऐसे जो ऐसे ट्रायंगल बनता जा रहा है ना, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये बहुत ही अनरीडेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोमिसेस क्या होती हैं और कैसे प्रोमिसेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। वो सब जब हम फेच पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कॉल बैक हेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया है, कैसे किस केस में एकदम से ये हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट होता है।
और इसको अब इस पर्टिकुलर टाइम में 2023 में ये दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब हम लोग फेच यूज़ करते हैं, अब एक XHR नहीं यूज़ करते हैं, फेच API यूज़ करते हैं, तो उतना ज़्यादा कॉल बैक हेल्थ से डील नहीं करना पड़ता है। हम एक के बाद एक रिक्वेस्ट दूसरी तरह से भेज सकते हैं और हमारा कॉल बैक हेल्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉल बैक हेल्थ, जिससे पहले बहुत लोग जूझते थे। अगर अब आप कॉल बैक हेल्थ के ऊपर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इससे पहले देखे होते तो नहीं समझ में आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा था। ठीक है, तो अब हमने प्रैक्टिकल कर लिया, आप खुद से ट्राई करो। और आप चाहो तो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो हम डेटा को अभी बस कंसोल लॉग करवा रहे हैं, उसको यूज़ करके दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ करके हम अपने स्क्रीन पे दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे यूज़र का डेटा आया, इसको तुम दिखा दो, ये सारे यूज़र्स का डेटा आया। और यहाँ पे पोस्ट आई, पोस्ट दिखा दो, इस यूज़र का नाम दिखा दो, पोस्ट दिखा दो, कमेंट्स दिखा दो। तो उन सबको हम एक्चुअल में दिखाते हैं। जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हमें स्क्रीन पे भी शो करना पड़ता है, केवल फेच करके कंसोल लॉग करवाने से काम नहीं बनता, हमारी एप्लीकेशन नहीं बन जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेजी है, और एक रिक्वेस्ट का डेटा मैंने दूसरे रिक्वेस्ट में यूज़ किया था। तो ये कॉज करता है एक कॉल बैक हेल्थ के मतलब ये जो एक के बाद एक रिक्वेस्ट होती है, ये कॉल बैक हेल्थ क्रिएट करती है। और ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है, इसके अंदर और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। यही एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम मतलब इस तरह से करते हैं। अब हालांकि यहाँ पे अगर हम चाहें तो प्रोमिसेस यूज़ कर सकते हैं, प्रोमिसेस यूज़ करके हम इसको फिक्स करेंगे। लेकिन जो वो होता है फेच API, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक प्रोमिसेस यूज़ होते हैं, तो हमें प्रोमिसेस का कोड नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रोमिसेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉल बैक फंक्शन ना करके हम एक मतलब कॉल बैक फंक्शन मतलब हम एक प्रोमिसेस का सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करवा के फिर उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सही से काम करेगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये हमारा कॉल बैक हेल्थ नहीं रहेगा, हमारा वर्टिकली ग्रो होगा। तो हम इसके अंदर प्रोमिसेस को यूज़ करेंगे तभी होगा। तो जब तक प्रोमिसेस नहीं थे तब तक हमें ऐसे ही काम करना पड़ता था, और जब से प्रोमिसेस आ गए हैं, आपका काम है, आप गूगल पे सर्च करो कि प्रोमिसेस कब से आए हैं, किस वर्जन में आए हैं। आप गूगल पे सर्च करके और आप देखो कब आए थे, और उसको कमेंट में बताना किस ईयर में प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुए थे और कब फेच API इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आपका काम है। और किस वर्जन मतलब जावास्क्रिप्ट का ES6 ES5 ऐसे अलग अलग वर्जन्स होते हैं ना, तो किस वर्जन में, ES6 के वर्जन में, ES5 के वर्जन में, किस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था ये क्या बोलते हैं प्रोमिसेस। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कॉल बैक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ग्रुप में पूछने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा, रेकमेंड नहीं, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, आप पहले गूगल पे सर्च करो, उस एरर को गूगल पे सर्च करो, खुद से फिक्स करने की कोशिश करो। जब खुद से नहीं होता है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन पूछ लो, जो भी क्वेश्चन है, अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज दो, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे अलावा भी कई सारे लोग हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, तो वहाँ पे तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही गूगल मीट का लिंक मिलेगा। उस मीट को तुम संडे को रात 8 बजे ज्वाइन करना, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं सारे बच्चों के साथ। और वहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और फिर उसको हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन गूगल मीट में भी पूछ सकते हैं हर संडे लाइव में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।